जो है चाहूँगा कि ज़रा इंटरनेशनल सिचुएशन भी डिस्कस कर लें कि कतर के इस हमले के बाद ये पूरे मिडल ईस्ट के अंदर एक इनसिक्योरिटी जो पहले भी थी अब वो बढ़ गई है कि तमाम ये मुल्क जो हैं सऊदी अरेबिया, यूएई, कतर, इनके यहाँ अमेरिकन बेसिस हैं और अब क्लियरली नज़र आ रहा है कि बगैर अमेरिका की अप्रूवल के या ये पॉसिबल नहीं था। तो वो जो इनसिक्योरिटी और अब मज़ीद जो उनके एक एम्बेसडर जो अमेरिका में है वो धमकी दे रहे हैं कि ये और भी हो जाएगा। अब क्या सिचुएशन है, कैसे देखते हैं आप इसको? आमिर, देखिए कि इजराइल ये जो हमला है कतर के अंदर, ये पहली दफ़ा किसी गल्फ कंट्री पे है और ऐसे मुल्क पे है जो अमेरिका का अलाय है, ऐसे मुल्क पर है कतर पे जो नेगोशिएशन के लिए मशहूर है, जो पीस नेगोशिएशन के लिए है, जिसने हमास को 2012 से अपने अपने दोहा के अंदर उनको पॉलिटिकल ऑफिस खोलने की इजाज़त दी है। 2013 से जब तालिबान से मुआहिदा हो रहा था अमेरिका का, जब से उनका पॉलिटिकल ऑफिस खोला था। और ये कतरी जो हुकाम है ये कई दफ़ा बारह कह चुके हैं कि ये जो ऑफिस की जो इस्टेब्लिश करना था, ये सेटअप करना था, वो अमेरिका की इमा पे हुआ। अमेरिका ये चाहता था कि जी हमास या तालिबान के साथ एक चैनल ऑफ कम्युनिकेशन खुले। उसके बावजूद जो है इजराइल ने हमला किया और उस वक्त किया जब जो नेगोशिएटर्स थे हमास के, वो वाला ट्रम्प का प्रपोजल, जो डोनाल्ड ट्रम्प का प्रपोजल था। इसके बाद अवैस अमेरिका पे कौन एतबार करेगा? ईरान पे भी जब हमला हुआ तो उस वक्त भी नेगोशिएशंस चल रही थी उनके साथ और उनके साथ भी धोखा किया गया। अब दोबारा एक किस्म का ये ट्रैप लगता है कि उनको बुला के एक दफ्तर में पहुंचा के तो फिर उसके बाद हमला किया जाए ना। नेक्स्ट टाइम कौन एतबार करेगा अमेरिका का? बहुत बड़ा सेटबैक है डोनाल्ड ट्रम्प के जो ग्लोबल पीस मेकर का इमेज है। और अभी तो वो कतर और यूएई और सऊदी अरब से ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स की मुआहदे करके गए थे। अभी तो वो कतर से जो है वो एक पूरा कीमती बेजबहा कीमत का जो है वो जहाज तोहफे में उन्हें मिला था। उनका सबसे बड़ा बहरी अड्डा है मिडल ईस्ट के अंदर, आप जानते हैं आमिर। इसका मतलब है कि मिडल ईस्ट के अंदर में और गल्फ कंट्रीज के अंदर, पूरी अरब दुनिया के अंदर जिन्होंने अपने तेवर सही दिखाए थे और इसराइल के मामले पे वो इतना, गाजा के मामले पे इतना वो गुस्से में नहीं थे और अमेरिका के साथ एक डिप्लोमेटिकली चल रहे थे, वो सारे ममालिक जो हैं मैं समझता हूं कि एतबार का डेफिसिट भी होगा। और आने वाले दिनों में मेरा ख्याल है ये काफ़ी सवाल चल मिडल ईस्ट में चल तो रहा होगा इन तमाम एलाइज में। चलें यमन में, लेबनान में वो जो मुखालिफ थे उनकी, इसराइल और अमेरिका के, उनके ऊपर हमले समझ आते हैं। ये एलाइज हैं, इनकी बेसिस हैं, इनके यहाँ अमेरिका के अड्डे हैं वहाँ पे। तो ये फिर क्या इतनी, हालांकि उनकी अपनी एयरफोर्स है, उनके पास रफाल्स हैं, टाइफून जो नेटो का सबसे बड़ा जहाज़ है, फिर F-15 है कतर के अंदर, तो वो किस काम के हैं अगर वो ये डिटरेंस ही नहीं कर सकते? देखिए, कतर का तो एक बहुत बड़ी अब एक नई शनाख्त होगी। कतर एक आइलैंड है और कतर की आबादी मिलियन, एक 12 लाख 13 लाख के करीब है आबादी पूरे मुल्क की। उसने अपना पीस नेगोशिएशन के अंदर वो एक बड़ा ग्लोबल प्लेयर था, तो वो एक बहुत बड़ा सेटबैक होगा, क्योंकि कौन हमास के लीडर वहाँ पे जाएगा अब जो है वो मुज़ाकरात करने, कौन वहाँ पे जो है वो तालिबान का लीडर जाएंगे वहाँ पे मुज़ाकरात करने। वो तो कहेंगे किसी वक्त भी इजराइल या अमेरिका हमला कर सकता है। तो मैं समझ रहा हूँ कि आने वाले दिनों के अंदर इसी वजह से आप देखिए कि यूएई के जो शेख बिन अब्दुल नहान साहब हैं, वो रूलर वहाँ पे फौरन पहुँच गए हैं। मोहम्मद बिन सलमान साहब जो हैं वली अहद सऊदी अरब के, उन्होंने ये सिर्फ कर्टिसी कॉल नहीं थी, बहुत लंबी कॉल थी, सॉलिडारिटी की कॉल थी। तो मुझे लगता है कि एक बेचैनी भी है, इस्तराब की कैफियत भी है, ट्रस्ट डेफिसिट भी है, और आने वाले दिनों के अंदर ये बहुत दूर चला गया। ये यूनाइटेड नेशंस के इंस्पेक्टर थे स्कॉट रिटर जो है, ये काफ़ी एक्टिव हैं सोशल मीडिया पे। उनका मैं कल वीलॉग देख रहा था, वो ये कह रहे थे, प्रेडिक्ट कर रहे थे, उनकी पेशीनगोई थी कि ईरान पे दोबारा इसराइल अपनी साख बचाने के लिए जो पिछली दफ़ा उनको हज़ीमत बर्दाश्त करनी पड़ी, वो ईरान पे भी हमला कर सकता है सितंबर के आखिर और दिसंबर के दरमियान में। और उन्होंने कहा जी एक मुल्क रह गया है मिडिल ईस्ट में जो कि अपनी कैपेसिटी रखता है, वो मिस्र है। सो मिस्र के ऊपर भी कोई ना कोई बहाना करके अटैक किया जा सकता है। ये तो बहुत ज़्यादा खौफनाक बातें हैं। आमिर, देखिए, मैं समझता हूँ कि मिस्र और जॉर्डन जो है, हमें पता है कि बहुत अरसे दराज से वो अमेरिका और इजराइल के साथ हैं और बहुत ज़्यादा उनके ताल्लुकात भी हैं। लेकिन मुझे लगता है
कि जो मिलिट्री इन्फ्लुएंस डिमिनिश हुआ है, वीक हुआ है ईरान का बशर असद रजीम के फॉल के बाद और लेबनान में हिजबुल्लाह के वीक होने के बाद, वहाँ पे मिलिट्री जो फेस है वो जब गायब हो गया, तो अब ये इजराइल ये समझ रहा है कि पूरा मिडल ईस्ट जो है उसकी रीमैपिंग हो सकती है, उसको दोबारा रीडिफाइन किया जा सकता है और उसमें अपनी हेजेमोनिक जो डिज़ाइंस हैं वो वहाँ पे डाले जा सकते हैं, और गाजा के अंदर वो वॉर ख़त्म नहीं करना चाहती। और अब यही खदशा है जो आप अभी बात कर रहे थे अपने इब्तदाइये में, कि अब यही खदशा है कि ये नेतन्याहू चाहते ये हैं कि गाजा की वॉर भी ख़त्म ना हो, और दो जो रियासती जो फार्मूला अभी उनका के UNGA के उस पर होना था, जिसमें 140 ममालिक ने पूरी दुनिया के उन्होंने पैलेस्टाइन को एक स्टेट के तौर पे तस्लीम करने का या तो रजामंदी जाहिर की है या फिर इशारे दिए हैं, वहाँ उसको भी सबोटाज करने का ये मंसूबा है। मुझे लगता है आने वाले दिनों के अंदर मिडल ईस्ट के अंदर लगता ये है कि आप एक शोले भड़कते हुए आपको नजर आ रहे हैं, जो ये हमला है कतर के ऊपर इजराइल का। ये पाकिस्तान का ये हमारा एजाज़ है कि मुस्लिम दुनिया के अंदर हम वाहिद वो एक मुल्क हैं जिसने कि अपने से बहुत बड़े अपने दुश्मन भारत के साथ जो है 7 टाइम उनकी हमारे से पॉपुलेशन है, इकॉनमी 10 गुना ज़्यादा है, पर हमने उनको धूल चटाई है। सऊदी अरेबिया अमेरिका भारत के बाद दूसरे नंबर का बिगेस्ट परचेज़र ऑफ डिफेंस इक्विपमेंट है। UAE, कतर, कुवैत, ये दुनिया के 10-15 बड़े बायर्स में से, परचेजर्स में से हैं असले का, मगर इनकी अपनी दिफा के लिए कैपेसिटी इन हमलों से क्लियर हो गया है, ना होने के बराबर है। तो शायद मेरा ख्याल कहीं हमारे जैसे ही मुल्कों से ही रब्ता करना पड़ेगा अपनी दिफा के लिए। कैसे देखते हैं इसे? देखिए, पाकिस्तान एक तो न्यूक्लियर स्टेट है, तो डिफरेंस है। जब 98 के अंदर जब ये न्यूक्लियर टेस्ट किए तो उस वक्त बहुत सारे लोगों ने कहा कि अरे ये क्या कर दिया, लेकिन अब लोगों को अंदाज़ा है कि किस तरीके से डिफरेंस है कि ईरान पे हमला हो सकता है तो पाकिस्तान पे क्यों नहीं हो सकता, इस वजह से कि पाकिस्तान एक न्यूक्लियर ताकत है। और सऊदी अरब भी इसके लिए कोशा है। मुझे लगता है कि सऊदी अरब जो है एक रिफॉर्मिस्ट के तौर पे मोहम्मद बिन सलमान देख रहे हैं, और एक ट्रांजिशन है वहाँ पे जो ओपननेस हुई है सोसाइटी के अंदर। मुझे, और उन्होंने जिस तरह यमन की जो अपनी जंग है हुतीस के खिलाफ, वो बहुत तवील जंग लड़ी थी और उसमें कामयाबी नहीं हो रही थी, तो उसके बाद उन्होंने वो वाइंड अप किया। तो मुझे लगता है कि सऊदी अरब एक बहुत बड़ी जंग के अंदर नहीं जाएगा, और ना मेरे ख्याल में उनकी कैपेबिलिटीज इस तरह की हैं कि वो एक बहुत बड़ी जंग में जाए। तो मुझे लगता है कि डिप्लोमेटिक और सऊदी अरेबिया में हमारे पहले ही 2 ब्रिगेड आर्मी के मौजूद होते हैं, और हमारी ये उनके साथ मायदा है कि उनके ऊपर कोई अगर हमला होगा तो हम उनके साथ खड़े होंगे। तो मुझे लगता है मिडिल ईस्ट की कंट्रीज़ का पाकिस्तान में फ्यूचर के अंदर जो है डिफेंस के तल्लुकात बढ़ने के इम्कानात आप देखते हैं? बिल्कुल सही कह रहे हैं, और ये मैं जो है ये इस एंगल से नहीं सोच रहा था आमिर, ये बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। ये मिडल ईस्ट की जो इस वक्त डायनेमिक्स चेंज हो रही हैं, हमारी जो सिविलियन और मिलिट्री लीडरशिप है या हमारे जो फॉरेन पॉलिसी मेकर्स हैं, शायद उसको उतनी बारीक बीनी से नहीं देख रहे, या पाकिस्तान के मीडिया या पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल लीडरशिप है वो उसको उतना बारीक बीनी से नहीं देख रहा। वहाँ पे बहुत कुछ स्पेस खुल रही है, चाहे वो लेबनान की सूरत हाल हो, वो चाहे शाम की सूरत हाल हो। आपसे बराह रास्त उसका ताल्लुक नहीं है, लेकिन बिलवास्ता ताल्लुक बहुत गहरा है। और जिस तरफ आप इशारा कर रहे हैं डिफेंस कोऑपरेशन भी, और आपको दूसरी जगह पे बहुत स्पेसेस मिलेंगे। जिस तरह ईरान के तनाज़े के अंदर आपके फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब जो है वो उनको बहुत अहमियत मिली वाइट हाउस के अंदर, मैसेजिंग जो बहुत सारी ताकतों से इवन खलीजी ममालिक की जो थी वो उनकी मैसेजिंग आपके थ्रू हुई। तो मुझे लगता है कि ये रियलाइज करना चाहिए कि ये बराह रास्त अगर आप यूएई की एयरफोर्स की ट्रेनिंग, कतर की ट्रेनिंग, सऊदी अरेबिया की भी हम करते रहे हैं, मगर इससे साबित होता है कि सिर्फ जहाज़ या इक्विपमेंट होने से नहीं है, उसके लिए दूसरी स्किल्स भी चाहिए दिफा के लिए। क्या कहेंगे, लास्ट वर्ड्स? जी देखिए, हमारी जो पूरी फौज है वो एक पूरी तरह वॉर में रही है, 40 साल वॉर में रही है, बैटल हार्डन हमारी फोर्स रही है, और वो इग्नोर किया था ईरान ने भी, इंडिया ने भी वो फैक्टर कि हमारे स्किल्ड हैं और हमारे हाईली स्किल्ड जो है वो एयरफोर्स और आर्मी है जो मुस्तकिल जंग में रहे हैं। और इसी वजह से मैं समझता हूँ कि हमें बहुत बड़ी कामयाबी मिली और बहुत ज़्यादा ह्यूमिलिएटिंग
डिफीट हुई इंडिया को, और चाइना को हमारे साथ साथ उनके वेपनरी की वजह से जो है बहुत बर्तरी हासिल हुई। और मुझे लगता है कि ये कॉम्बिनेशन चाइना और पाकिस्तान का शायद मुस्तकबिल के अंदर गल्फ कंट्रीज और मिडल ईस्ट के अंदर भी ये कॉम्बिनेशन शायद इस्तेमाल हो सकता है। लास्ट वर्ड्स के ये जो है कि ईरान के ऊपर भी सऊदी अरेबिया जो इसराइल है, दोबारा ये जो रेटर साहब कह रहे हैं कि इम्कान हो सकता है, तो आई एम श्योर ईरान भी उतनी ही तैयारी कर रहा होगा इस वक्त जितनी कि इसराइल कर रहा होगा। जी बिल्कुल, ईरान का जाहिर बात है कि एयर जो फोर्स है वो वीक है, उनका एयर डिफेंस सिस्टम इतना मजबूत नहीं है, लेकिन उनके पास एक मिसाइल टेक्नोलॉजी है, पुराना S-300, जहाँ तक मुझे अभी याद है कि उन्होंने रशिया से ख़रीदा था। वो कितना उसको मॉडिफाई करते हैं, कितना जो है, लेकिन पहले की निस्बत बहुत ज़्यादा तैयार हैं। और जो इन्फिल्ट्रेशन वाला आमिर, जो लास्ट टाइम आपकी बैठक में, आपके साथ बैठक में भी डिस्कस हुआ था कि किस तरीके से रेवोल्यूशनरी गार्ड्स के लीडरान और किस तरीके से उनके सिविल लीडर्स जो पॉलिटिकल लीडर्स को निशाना बनाया था इजराइल ने, जो लग रहा था कि इनसाइड जॉब है, इंटरनली इन्फिल्ट्रेशन कहीं पे हुई है, वो एक बहुत बड़ी तादाद में उन्होंने शायद एक क्रैकडाउन करके उसको काबू पाया है।